डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली और देहरादून की दूरी होगी कम। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फरवरी 2026 में होगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। देहरादून में स्वैच्छिक स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी हुए शरीक। स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का किया आग्रह। चंपावत में हरियाणा से आए गायक मासूम शर्मा के बोल पर बवाल। कांग्रेस ने जताई नाराजगी, कहा देवभूमि का अपमान बर्दाश्त नहीं, संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों पर हो कार्रवाई। सितारगंज में नशा माफिया के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान। अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त, कच्ची शराब और करीब 4000 लीटर सामग्री भी नष्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। वर्तमान में ये यात्रा लगभग 5-6 घंटे लेती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक्सप्रेसवे न केवल पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों और स्थानीय लोगों के लिए भी यात्रा को आसान बनाएगा। इस एक्सप्रेसवे के खुलने से न केवल पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों और स्थानीय लोगों के लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है और इसकी लागत 11 करोड़ 869 लाख है। ये एक्सप्रेसवे 4 चरणों में पूरा होगा और इसके खुलने से दिल्ली एनसीआर में यातायात का दबाव कम होगा। ये एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक का दबाव कम करेगा, बल्कि उत्तराखंड तक की यात्रा को भी कहीं ज़्यादा तेज और आसान बना देगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट को अब अंतिम चरण में बताया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से होगी। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बागपत, बोरात, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंचेगा। इस रूट के जरिए दिल्ली और उत्तराखंड के बीच सीधा और नियंत्रित एक्सेस वाला हाईवे मिलेगा, जिससे बीच के कई शहरों में जाम की समस्या भी कम होने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में इस प्रोजेक्ट की स्थिति साफ की है। उन्होंने बताया कि 210 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम काफी पूरा हो चुका है। संशोधित समय सीमा के अनुसार इसे जल्द ही खोला जाएगा। इस बार बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए समय बहुत कम होने वाला है। एक्सप्रेस वे देहरादून दिल्ली, दिल्ली देहरादून, उसको जनता को समर्पित करने वाले हैं। उसका लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है और उस सड़क के एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने का समय 2 से 2.5 घंटे का होने वाला है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत आसानी होने वाली है, किसानों को भी आसानी होने वाली है, यहाँ के आम नागरिकों को बहुत आसानी होने वाली है, व्यापारियों को, साथ में पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के लिए भी, अपने कामों के लिए जाने वालों के लिए भी। तो हर दृष्टि से बहुत सुविधाजनक ये सड़क होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम द्वारा बल्लूपुर चौक पर आयोजित स्वैच्छिक स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया और राज्य के निवासियों से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्वयं सफाई अभियान में शामिल हुए और आम जनता को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इस दिशा में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होनी चाहिए। जब तक प्रत्येक नागरिक इस दिशा में स्वेच्छा से योगदान नहीं देगा, तब तक स्थायी परिवर्तन संभव नहीं होगा। हमें अपने घरों, मोहल्लों और शहरों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। देहरादून नगर निगम के इस अभियान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के जन भागीदारी और आधारित कार्यक्रम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। नगर निगम द्वारा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक चलाए जा रहे इस विशेष सफाई अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाना है।
इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सफाई, कचरा निपटान और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगली खबर उत्तराखंड की सांस्कृतिक गरिमा पर चोट करने वाले एक विवादित कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश तेज हो गया है। हरियाणा से आए गायक मासूम शर्मा द्वारा डीएवी कॉलेज देहरादून के मंच से अभद्र भाषा के प्रयोग पर कांग्रेस सचिव आनंद मेहरा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उसे देवभूमि का अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी समृद्ध लोक परंपराओं, संस्कृति और गौरवशाली विरासत के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। ऐसे पवित्र प्रदेश में मंच से मां बहनों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना न केवल निंदनीय है बल्कि समाज के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। मेहरा ने सवाल उठाया कि जिस कार्यक्रम में खानपुर के निर्दलीय विधायक भी मंच पर मौजूद थे, वहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना और उस पर तत्काल रोक न लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से अभद्र शब्दों का प्रयोग सुनाई दे रहा है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन द्वारा केवल नोटिस भेजना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ गाली गलौज का मामला नहीं बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता, संस्कृति और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। साथ ही ये स्थानीय कलाकारों की अनदेखी का भी प्रतीक है, जिन्हें ऐसे आयोजनों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में आनंद मेहरा ने कहा कि देवभूमि की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं ताकि किसी भी मंच से इस प्रकार की अभद्रता दोबारा ना हो सके। दोषी कलाकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, आयोजकों की जवाबदेही तय हो, स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता और सम्मान दिया जाए। अंत में उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि देवभूमि की गरिमा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 1 सप्ताह से आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। उपजिलाधिकारी कार्यालय परिसर से हटाए जाने के बाद उन्हें जो धरना स्थल दिया गया वह रोड़ी, बजरी और धूल मिट्टी से भरा होने के कारण उनके लिए असुविधाजनक साबित हुआ। इससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने रविवार को ऋषेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग पर ही बैनर लगाकर दिन भर धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष कविता पंत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एक ओर शासन महिला सशक्तिकरण की बातें करता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जो बेहद अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि स्थिति में कार्यकर्ताएं खुद को असहाय महसूस कर रही हैं। आंदोलन में शामिल माया राय, बसंती, दीपा राय, दमयंती, शकुंतला समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनके लिए सम्मानजनक और उचित धरना स्थल की व्यवस्था नहीं की गई तो वे मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगी। उधर चंपावत में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। जिला अध्यक्ष मीना बोरा ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों की लगातार अनदेखी किए जाने से कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे उनकी मांगों के समर्थन में आगे आकर सरकार पर दबाव बनाएं। हम एक हैं, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बंद करो, बंद करो महिला शोषण, बंद करो, बंद करो, बंद करो महिला शोषण, बंद करो। लोहाघाट में आयोजित निशुल्क चिकित्सा शिविर को क्षेत्रवासियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। रविवार को आयोजित शिविर में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार का लाभ उठाया। नगर पालिका परिषद लोहाघाट के अध्यक्ष गोविंद वर्मा की पहल पर आयोजित शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का परीक्षण किया और उन्हें उचित परामर्श दिया। आयुष्मान कार्ड और ECHS से जुड़े मरीजों को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गई। शिविर में बाल रोग, स्त्री और प्रसूति रोग, न्यूरोसर्जरी, मूत्र रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग तथा नाक, कान, गला सहित कई विभागों के विशेषज्ञ मौजूद रहे। साथ ही ECG, BP व अन्य जरूरी जांचें भी मौके पर ही की गईं और दवाइयां निःशुल्क वितरित की गईं। मरीजों की लंबी कतारें इस बात का प्रमाण थी कि क्षेत्र में इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों की कितनी आवश्यकता है। स्थानीय लोगों ने आयोजन की सराहना करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के प्रयासों को सराहा और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की।
देहरादून में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग उठी है। अधिवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चमोली ने डालनवाला कोतवाली में तहरीर देकर कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1994 को मसूरी में पुलिस फायरिंग के दौरान शहीद हुए डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी को शहीद का दर्जा दिया जा चुका है। ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1995 में दी गई थी, लेकिन 32 साल बाद भी प्रशासन ने इसकी जानकारी नहीं दी। उमाकांत त्रिपाठी की शहादत को याद करते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें शहीद का दर्जा देने के साथ साथ उनके परिवार को उचित सम्मान और सुविधाएं दी जाएं। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाना था। इस आंदोलन में कई लोग शहीद हुए, जिसमें उमाकांत त्रिपाठी भी शामिल थे। आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। उमाकांत त्रिपाठी जी को हम लोग 94 से ही शहीद मान रहे थे, 2 सितंबर 1994। राज्य बनने के बाद पिछले 2 दशक से मसूरी आंदोलनकारी मंच, मसूरी की जनता और एज एन आंदोलनकारी हम भी प्रयासरत थे 2 दशक से। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि ना तो प्रदेश की जनता को, ना प्रदेश के शासन को, ना उत्तराखंड के होम डिपार्टमेंट को, ना पुलिस मुख्यालय को ये किसी को भी मालूम नहीं था कि 1995 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने त्रिपाठी जी को शहीद का दर्जा दे दिया है। दिल्ली के अंदर बाकायदा जहां शहीदों की सूची होती है, जिस सम्मानित दीवार पर, स्मारक पर, उसमें उनका नाम अंकित है। और तो और त्रिपाठी जी के जो परिजन हैं, उनकी मैडम हैं, उनकी श्रीमती जी हैं, श्रीमती यशोदा त्रिपाठी जी, और उनके 2 बच्चे हैं, उनको तक ये नहीं मालूम था, फैमिली मेंबर्स को, कि त्रिपाठी जी को शहीद का दर्जा मिल चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के संपतपुर गांव में लंबे समय से बनी जल निकासी की समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला पंचायत सदस्य सुषमा हलदार पत्नी सुखदेव हलदार के प्रयासों से गांव में नाला निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर कार्य की शुरुआत की। इस नाला निर्माण के लिए लगभग 9 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे गांव में जल भराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखी और क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज करने का भरोसा दिलाया। वहीं सुखदेव हलदार ने बताया कि अब तक करीब 10 गाँवों में विकास कार्य कराए जा चुके हैं और आगे भी लगातार विकास कार्य जारी रहेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से उत्साह मेरे को देखने को मिल रहा है और बहुत खुश है, क्योंकि लंबे समय से ये नाले की मांग थी और लंबे समय से कोई नेता ना विधायक इस पे ना कोई सूद लिया। आज मैंने जो वादा किया था इस गाँव के लिए, वो मेरा जो सपना था वो सपना आज पूरा होने जा रहा है और गाँव वालों को ये सौगात मैं देने जा रहा हूँ। देखिए, ये आशीर्वाद है हमारे श्री जिला अध्यक्ष जी अजय मौर्य जी से। मेरा बहुत ही नजदीकी रिश्ता है उनसे और उनके सहयोग और आशीर्वाद से भी ये सारा पॉसिबल हो पा रहा है। आज 9 लाख के बजट से मजबूत नाले का निर्माण यहाँ पे होने जा रहा है और ये मेरा 8वां इनॉग्रेशन जो है होने जा रहा है। सितारगंज में नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अजय गणपति के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक सितारगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में कोतवाली सितारगंज के एसआई राकेश रैकोली समेत टीम ने गश्त के दौरान बाकुइया गोठा के जंगलों में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया गया।
पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में कच्ची शराब और करीब 4000 लीटर लाहन भी नष्ट किया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सप्ताह से नशे के विरुद्ध ये अभियान लगातार जारी है और आगे भी सख्ती बढ़ती जाएगी। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग की शादी को समय रहते रुकवा दिया। मामला गदरपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक नाबालिग लड़की के निकाह की सूचना प्रशासन को मिली थी। सूचना मिलते ही एसडीएम ऋचा सिंह, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल विकास विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग को रुकवा दिया गया। प्रशासन ने नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को सौंप दिया। इसके बाद उसे रुद्रपुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां बच्ची की काउंसलिंग की गई और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। बाल कल्याण समिति के निर्देश पर बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। फिलहाल बच्ची को सुरक्षित देखभाल के लिए वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल विकास विभाग की टीम मौजूद रही। एसडीएम ऋचा सिंह के परिजनों को कड़ी चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी कोशिश करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इसमें शामिल लोगों को जेल भी हो सकती है। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि ऐसी किसी भी सूचना को तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाए। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि जिले में बाल विवाह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से युवक मंगल दल राय नगर चौड़ी द्वारा आयोजित जय मां भगवती वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन बेहद रोमांचक अंदाज में हुआ। फाइनल मुकाबले में चंपावत और रायनगर चौड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जिसमें चंपावत की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि राय चौड़ी टीम उपविजेता रही। जिले भर में आई कुल 8 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और खेल भावना का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के दौरान युवक मंगल दल के अध्यक्ष नीरज राय और समिति के सदस्यों द्वारा विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर युवक मंगल दल ने ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह डेक के समक्ष खेलकूद और जिम उपकरणों की मांग रखी, जिस पर उन्होंने हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर गाँव के बुजुर्गों और युवाओं ने ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह डेक को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी गरिमामय हो गया। मैं आंगनबाड़ी सहायिका मिनी संगठन लोहाघाट की ब्लॉक अध्यक्ष। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रशासन ने हमको रैन बसेरे में धरना चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री मिलेगी। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबों और दुकानों के लिए एसओपी जारी कर दी है। अब हर दुकान पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा, साथ ही खाद्य लाइसेंस भी डिस्प्ले करना होगा। सरकार ने साफ किया कि तय रेट से ज्यादा वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विभाग की टीमें समय समय पर छापेमारी भी करेंगी, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो और देवभूमि से वे अच्छा संदेश लेकर जाएं। सभी दुकानदार अपने अपने दुकानों में खाद्य पदार्थ की पूरी डिटेल, उनके रेट इत्यादि चस्पा कर दें, साथ ही अपना लाइसेंस भी निर्गत करवा लें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के एडिशनल कमिश्नर ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं पर भी अगर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री बेची जा रही है तो शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। उनका प्रयास है कि तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो। अभी हमने अपने जो मंडल के अधिकारी हैं डीसी, उनको आदेशित किया हुआ है, उनके नेतृत्व में टीम गठित की हुई है कि प्रत्येक जगह जाकर के, प्रत्येक जनपद में जाकर के जितने भी अपने फूड विक्रेता हैं उनके साथ पहले तो मीटिंग हमने शुरू कर रखी है और उनको सबको आदेशित किया हुआ है कि अपने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वो प्रॉपर और प्रोमिनेंट जगह पर टाँकें, उसके रेट लिस्ट लगाएं और जितने भी लोग, जो भी यात्री हैं, उनको बिल्कुल उनके साथ जो उनको वो चाहते हैं कि जैसी सेवा वो कर दी जाए, क्योंकि यात्रा एक हमारे स्टेट के अंदर बाहर से लोग आते हैं और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रहे, उनके साथ अच्छा उनको भोजन उपलब्ध हो,
इसके लिए हमने अपनी टीम को आदेशित किया हुआ है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटनाएं न घटित हों। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।